Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन को लेकर के प्रॉपरली तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत चाहे वो आपका यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो या फिर जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस हैं, उन सभी में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आशा करते हैं आपको ये सभी चैप्टर्स बहुत आसान ढंग से समझ में आ रहे होंगे। आपने देखा कि हम लोगों ने इसके पहले तरंग के चैप्टर को, वेव के चैप्टर को बहुत आसानी से समझने का प्रयास किया। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी लाइट अर्थात प्रकाश जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रकाश लाइट के पहले लेक्चर में हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है। आपके मन में उपस्थित वो सभी भ्रांतियां जो प्रकाश को लेकर के थी, लाइट को लेकर के थी, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि असली में लाइट क्या है। उन सभी चीजों को हमने अपने लेक्चर 1 में समझने का प्रयास किया। वो सभी मित्र जो अभी तक लेक्चर 1 लाइट का नहीं देखे हैं, वो सभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी लोगों का जिनका वेब चैप्टर छूटा हुआ है, वह भी वेब चैप्टर की एक अच्छी प्रॉपर नोट्स बना करके और इस कंपटीशन की दौड़ में बराबर रूप से भागीदार हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज प्रकाश के दूसरे चैप्टर, दूसरे लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि लाइट अर्थात हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने आई हैं, हमने आपको बताया था कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप सभी रिवाइंड करिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तुरंत बताएंगे, तुरंत टाइप करेंगे आप वीडियो में। वीडियो देखते समय रिकॉर्डेड वीडियो है, आप जब देखते जाइए, अगर आपको जहां पे आंसर आ रहा है आप तुरंत उसको टाइप कर दीजिए कि हाँ सर यह आंसर होगा। तो हमने आपको बताया कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। साथ ही साथ ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो आप बताइए कि ध्वनि 332 और 3 × 10⁸ में से ज्यादा कौन है। तो निस्संदेह आपका उत्तर प्रकाश की ओर जाएगा कि सर प्रकाश की चाल सर्वाधिक है। तो एक प्रश्न जो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी में लाइट, वेव और आप ये कह सकते हैं कि लाइट के साथ साथ जो ध्वनि है, साउंड है, वह भी प्रसारित किया जाता है। और जब लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है तो लाइट हमें पहले, प्रकाश हमें चित्र पहले दिखाई देना चाहिए और आवाज बाद में आनी चाहिए। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हाँ लाइट पहले आनी चाहिए, आवाज बाद में आनी चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ क्यों आता है। दरअसल जो टीवी बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सभी जो उन्होंने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं या जो भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, उनमें एक यंत्र लगा होता है जिसे हम ऑडियो सिंक्रोनाइजर कहते हैं। वह ऑडियो सिंक्रोनाइजर क्या करता है, उस आवाज को, उस साउंड को लाइट के साथ मिला करके हमारे सामने प्रसारित करता है। आप बताइए कि अगर आपको पहले चित्र दिखा दिया जाए, उसके बाद उसकी आवाज सुनाई जाए, तो क्या आप देखना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं, कह रहे बिल्कुल भी नहीं देखना पसंद करेंगे। तो इन सभी चीजों को समायोजित करने के लिए टीवी में ऑडियो सिंक्रोनाइजर का यूज किया जाता है। चलिए, लाइट के उस फैक्ट के बाद जहां तक चीजें समाप्त हुई थी, उसके बाद हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा प्रश्न है कि प्रकाश का
परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इस घटना को आप सभी ने इसके पहले पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में यह उत्तर आ रहा होगा कि सर, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम लोग एक तल बनाते हैं, एक सरफेस बनाते हैं, और सरफेस के बीचों बीच या कहीं पास भी आप एक नॉर्मल खींचते हैं, लंब खींचते हैं, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं उन सभी बातों पर चर्चा अभी हम करेंगे, लेकिन परावर्तन को समझने के बाद। तो प्रकाश के परावर्तन को जब समझा जाता है, जब आपने याद किया है, तो आपने प्रकाश के परावर्तन के बारे में ये बात को याद किया है कि प्रकाश का किसी अवरोध से टकरा करके वापस अपने ही माध्यम में लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। आपने जो परिभाषा याद की हम लिखेंगे कि प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस बात को जब हम चित्र में देखते हैं कि प्रकाश का किसी अवरोध से टकरा करके, दरअसल ये जो तल है, सरफेस है, यह अवरोध की तरीके से कार्य करता है। हमने इस सरफेस के एक तरफ पेंट किया हुआ है, जिसे हम हिंदी में कलई करना कहते हैं। क्या कहते हैं? कलई करना कहते हैं। जब प्रकाश आता है, यह प्रकाश देखिए कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरण इस तल की तरफ आ रही है। किसी अवरोध से टकराकर यह जो तल है, यह अवरोध की भांति व्यवहार करता है, और इस तल से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में, ध्यान देना है, अपने ही मार्ग में नहीं बोलना, अपने ही माध्यम में बोलना है, क्योंकि यह तल जो है इस पूरे क्षेत्र को दो माध्यम में बांट दे रहा है। ये आपका मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। तो जब किरण आई इस तल पर, इस अवरोध पर टकराई और टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर टकराकर, किसी अवरोध पर टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने कहा यह लाइट, यह किरण आती है, इस तल से टकराती है, तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। जब ये आपतित है तो इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? देखिए कैसे याद रखेंगे। परावर्तन हो रहा है तो इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण, या इसी को आप कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जाना जाता है। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न गूंज रहा होगा कि सर ये जो हमने लंब डाला था इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका नाम यहाँ पास अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो रही है? परावर्तन की इन सभी घटनाओं को आपको जानना पड़ेगा। देखिए, इसके साथ साथ हम लोग एक बात और करेंगे, यह जो आपतित किरण है या जो अभिलंब है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। इस कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और आई को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, अर्थात इसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आपके मन में फिर से प्रश्न आया कि इधर वाले को भी कुछ कहेंगे, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आर है उसे आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं।
या इसी को हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इस परावर्तन की परिभाषा और चित्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको नोट करना है। हम आपको ये बता दें कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन जैसी घटनाओं से क्या पूछा जाता है। आप लगातार पेपर को उठा करके देखेंगे तो आपके सामने परावर्तन के नियम, परावर्तन के अनुप्रयोग, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के अनुप्रयोग को आपके सामने लगातार पूछा जा रहा है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बात करें इनके नियमों की। नोट हो गया है? चलिए हम इसको मिलाएंगे, इस परिभाषा को, बाकी चीजों को इधर समझाने का प्रयास करेंगे। इस चित्र को यहीं पास बना रहने देंगे और इसी के माध्यम से हम समझेंगे परावर्तन के नियम को। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम को समझेंगे। आपको यह बता दें कि परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। दोनों नियम को हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब आप परावर्तन के प्रथम नियम की ओर जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पास आई अर्थात आपतन कोण, ध्यान देंगे, आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आर के बराबर होता है। प्रथम नियम आपको समझ में आना चाहिए। परावर्तन का प्रथम नियम कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि दूसरा नियम क्या कहता है। जब आप दूसरे नियम की ओर आएंगे तो क्या देखेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात क्लियर होनी चाहिए, बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन के दोनों नियम आपको क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ देखिए, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण ये पूरे के पूरे एक ही तल पर हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। हमने जैसा कि बताया कि नियम परावर्तन और अपवर्तन, साथ ही साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वह है परावर्तन के अनुप्रयोग। परावर्तन के अनुप्रयोग को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल जैसा कि आप जान रहे हैं कि परावर्तन के अनुप्रयोग में जब आप देखेंगे तो पहला पॉइंट है कि परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कैसे? हमने पहले भी आपको बताया कि जब परावर्तन होगा तभी हमें वस्तुएं दिखेंगी। इस बोर्ड में लिखी हुई वस्तुएं, जो ऑब्जेक्ट है या जो चिन्ह है या जो अक्षर हैं, वह हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं। जब हम इस बात पर आते हैं तो आपको ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि इस बोर्ड पर प्रकाश के आने के बाद इस बोर्ड से प्रकाश, लाइट किरणें क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर हमारी आंखों की रेटिना पर आकर के उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं और उस उल्टे प्रतिबिंब का सीधा प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रम पार्ट जो होता है वह उसे सही कर देता है। तत्पश्चात हमें चीजें सीधी सीधी और अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि किस प्रकार से यह काम कर रहा है। तो पहला है परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरे अनुप्रयोग में आएंगे कि
देखिए सतह जितनी चिकनी होगी, सतह जितनी चिकनी होगी, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आपको देखना है। सतह जितनी चिकनी होगी परावर्तन उतना अधिक होगा, परावर्तन उतना अधिक होगा। और तीसरे पे आप कहेंगे अनुप्रयोग पर कि जूता जो आप लोग पहनते हैं, जूते में पॉलिश करना परावर्तन के कारण ही कैसे चमकदार दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं। ये सभी अनुप्रयोग आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देते हैं। ऑप्शन दे देता है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। तो आप किस ऑप्शन की ओर जाएंगे? आप परावर्तन की ओर जाएंगे। दूसरा, सतह जितनी चिकनी होगी परावर्तन उतना अधिक होगा। तो एक और पॉइंट आपके सामने आता है कि सतह जितनी खुरदुरी होगी परावर्तन उतना कम होगा। दरअसल जूते में पॉलिश करना परावर्तन के कारण ही चमकदार दिखाई देता है। स्कूल जाते थे तो जूते को हम लगातार पॉलिश करके ज्यादा से ज्यादा चमकाने का प्रयास करते थे। वो चमकते हुए जूते हमें ये लगता था कि नए हैं, चमक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? हमने कहा जब सतह चिकनी हो जाएगी तो प्रकाश की किरण आएगी, और जब प्रकाश की किरण आएगी तो हमने देखा कि सतह जितनी चिकनी परावर्तन उतना ज्यादा अच्छा। तो जब चिकनी सतह हो गई, परावर्तन अच्छा होगा, तो हमारी आंखों को चीजें उतनी सुंदर अच्छी दिखाई देंगी। दूसरे एग्जाम्पल एक बात कर लें कि चिकनी सतह पर परावर्तन, आप देख इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आज के समय में जो क्रीम, पाउडर और इस तरीके की जो भी सामग्रियां लोग प्रयोग करते हैं, स्पेशली आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वह इन सब चीजों का प्रयोग ज्यादा करती हैं। दरअसल होता क्या है कि जब हम क्रीम या पाउडर अपनी शरीर पर, त्वचा पर लगाते हैं तो वह त्वचा क्या होती है, अधिक सॉफ्ट हो जाती है, चिकनी हो जाती है, कोमल हो जाती है। और जब सतह चिकनी हो जाएगी तो परावर्तन ज्यादा होगा, और जब परावर्तन ज्यादा होगा तो वह चीज, वह वस्तु हमें अधिक सुंदर दिखाई देगी। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए परावर्तन का नियम ही लागू होता है। परावर्तन के इन अनुप्रयोगों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परावर्तन का नियम हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, परावर्तन के कारण ही जूते चमकदार दिखाई देते हैं। ये सभी घटनाएं आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं। यहाँ से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वह बेहिचक कमेंट करके पूछ सकता है, क्योंकि लाइट और प्रकाश एक महत्वपूर्ण और एक बृहद चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। तो अगर हम इसमें के कॉन्सेप्ट को छोड़ते चले जाएंगे, समझेंगे नहीं, तो जैसे ही 4, 5, 6 लेक्चर्स प्रकाश के होंगे तो एक बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाएगा, और तब हमें बात नहीं ये लगेगा कि अरे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए लगातार बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, 18, 20 मिनट, 25 मिनट की क्लासेस हैं, और इन सब की समस्याओं को हम साथ साथ ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो परावर्तन से यही से प्रश्न बनता है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, और इससे कहीं महत्वपूर्ण आपके सामने आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, और उसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इन सब चीजों को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इन सबको रिवीजन करते हुए, नोट्स बनाते हुए अच्छे से अपनी पढ़ाई को प्रोसेस करिए, और जितनी भी परीक्षाएं हैं पूरा विश्वास है कि कभी भी आपके सामान्य विज्ञान के, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का कोई भी प्रश्न गलत होने नहीं देंगे। तो इस क्लास को यहीं ओवर करेंगे। मिलेंगे हम लोग कल अगली क्लास में प्रकाश के अपवर्तन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।